हाँ जी, तो देखो आज अपन एक छोटा सा टॉपिक करते हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? देखो सीधी सी बात ये है कि जनरली अपन कहाँ जाते हैं? अपील्स में जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो अपील से पहले किसके पास जा सकते हो? अपील से जो है पहले डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के पास जा सकते हो। ये कहते हुए कि देखो मुझे जो है अपील के चक्कर नहीं काटने। आप एक काम करो, आप जो है मेरा क्या करो, डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर दो। तो अपन आगे देखेंगे कि भाई कौन कौन से केसेस में आप जो है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को जो है क्या कर सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं कि भाई डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी के अंदर कौन कौन होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करेगी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी, जिसके अंदर 3 मेंबर्स होंगे। अच्छा, एक मेंबर कौन होगा? नॉट एक मेंबर होगा नॉट बिलो द रैंक ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर, मतलब वन सर्विंग ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर कमिश्नर। एंड 2 मेंबर्स होंगे। 2 मेंबर्स शेल बी द रिटायर्ड ऑफिसर्स फ्रॉम द IRS डिपार्टमेंट हु हैव हेल्ड द पोस्ट ऑफ कमिश्नर और एनी इक्विवेलेंट और हायर पोस्ट फॉर 5 years और मोर। क्या इसको याद करने की जरूरत है? याद मत करना, जनरली नहीं पूछने वाला ये, ठीक है ना। अच्छा, आप सुनो, ये जो 3 मेंबर्स होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी 3 साल के लिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी 3 साल के लिए। और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो डिसीजन है वो मेजोरिटी के बेसिस पे दिया जाएगा। तो मेजोरिटी मेंबर जो क्या कर रहे हैं, मेजोरिटी मेंबर जो डिसीजन दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन फाइनल होगा। अच्छा, अब सवाल आता है कि जो आप क्या हो, आप एक एसएससी हो, आप कौन कौन से केसेस में जो है बेसिकली डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के पास जा सकते हो। तो आप जो है इंटीमेशन के अगेंस्ट TDS TCS इंटीमेशन हो गया, या फिर नॉर्मल जो रिटर्न ऑफ इनकम का इंटीमेशन होता है, इसके अगेंस्ट जो है क्या कर सकते हो, इसके अगेंस्ट जो है बेसिकली DRP में जा सकते हो। तो मैंने आपको बताया था ना कि जनरली आप क्या चाहते हो, जनरली जो है आप अपील्स में जाते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो बेसिकली किसके पास जा सकते हो? अगर आप चाहो तो बेसिकली DRC के पास जा सकते हो, ये कहते हुए कि देखो मुझे अपील में नहीं जाना, आप एक काम करो, मेरा जो डिस्प्यूट है उसको फटाफट रिजॉल्व कर दो। अच्छा, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर अंडर 154, या फिर ऑर्डर डीमिंग का पर्सन एज एसएससी इन डिफॉल्ट। तो इसके अगेंस्ट क्या कर सकते हो? इसके अगेंस्ट बेसिकली जो है आप क्या कर सकते हो, DRC के पास जा सकते हो, DRC। 144C बताया था मैंने आपको, देखो ये रहा 144C जो है मैंने आपको असेसमेंट वाले चैप्टर में बताया था। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर अगर आप एक एलिजिबल एसएससी हो, तो एओ क्या करेगा, ऑर्डर पास करने से पहले आपको ड्राफ्ट ऑर्डर देगा। आपको क्या करेगा? ड्राफ्ट ऑर्डर देगा। अच्छा, आपके पास 2 ऑप्शन है, इस ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट क्या कर सकते हो, इस ड्राफ्ट ऑर्डर को या तो एक्सेप्ट कर लो, या फिर क्या कर सकते हो, DRP। क्या कर सकते हो? DRP में क्या कर सकते हो, DRP में जो है बेसिकली आप जो है क्या कर सकते हो, अपना डिस्प्यूट रेस कर सकते हो, ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हो। तो जो ड्राफ्ट ऑर्डर है, इस ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट आप जो है DRC में भी जा सकते हो। इस ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, DRC में भी जा सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आई? तो देखो ये ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट आपके पास 2 ऑप्शन थे, या तो क्या करो, ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लो, या फिर DRP को क्या करो, DRP को ऑब्जेक्शन फाइल कर दो। लेकिन अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, इस ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट आप जो है DRC में भी जा सकते हो। इस ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट आप जो है क्या कर सकते हो, DRC में भी जा सकते हो। तो देखो वही चीज़ दे रखी है इधर, जो ड्राफ्ट ऑर्डर होता है, अंडर 144C, जो ड्राफ्ट ऑर्डर होता है अंडर 144C, उसके अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, DRC में भी जा सकते हो, ठीक है ना। तो DRP और DRC में कंफ्यूज मत हो जाना, अपन इधर पढ़ रहे हैं DRC। और 144 जो मैंने अभी आपको सेक्शन दिखाया था उसके अंदर क्या आता है, DRP आता है। तो देखो क्या देखा है, ड्राफ्ट ऑर्डर अंडर 144 सबसेक्शन C, वेयर द वेरिएशन अराइजेज ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, या फिर नॉन कॉर्पोरेट या फिर नॉन रेजिडेंट। ये दोनों क्या हो गए, मेरे एलिजिबल एसएससी हो गए, जो अपन ने 144C में पढ़े थे। अच्छा, लेकिन एक और चीज समझना, ऑर्डर ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट के अगेंस्ट आप क्या कर सकते हो, DRC में जा सकते हो, DRC में जा सकते हो। लेकिन अगर एओ ने ऑर्डर पास करा है, ऑन द डायरेक्शंस ऑफ DRP, तो 144C वाला की चीज थी ना। तो अगर एओ ने डीआरपी के डायरेक्शन से क्या करा है, डीआरपी के डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए, वापस समझना, एओ ने अगर डीआरपी के डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए क्या करा है, ऑर्डर ऑफ असेसमेंट पास करा है, तो इस ऑर्डर ऑफ असेसमेंट के अगेंस्ट आप DRC में नहीं जा सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 144C में मैंने आपको ये बताया कि जो ड्राफ्ट ऑर्डर होता है, ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट आप DRC में जा सकते हो। लेकिन अगर एओ ने जो है ऑर्डर पास करा है, और वो क्या हो गया, DRP के डायरेक्शन के बेसिस पे पास करा है, तो उस केस में जो है आप बेसिकली DRC के पास नहीं जा सकते। तो हुआ क्या होगा कि भाई आपको जो है ड्राफ्ट ऑर्डर मिला होगा, एओ ने आपको जो है ड्राफ्ट ऑर्डर दिया होगा, आपने जो है क्या करा, आपने जो है ऑब्जेक्शन रेज कर दिया DRP को, DRP ने फिर एओ को क्या कहा, DRP ने जो है एओ को कहा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग तू क्या कर, ऑर्डर पास कर। फिर एओ ने क्या करा, फिर एओ ने जो है ऑर्डर पास कर दिया। तो जो ये एओ ने ऑर्डर ऑफ असेसमेंट और रीअसेसमेंट पास करा है ऑन द डायरेक्शंस ऑफ DRP, इस ऑर्डर के अगेंस्ट आप जो है वापस DRC में नहीं जा सकते। तो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, राइट। तो अगर ड्राफ्ट ऑर्डर है तो DRC में जा सकते हो, DRP में जा सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर DRP की डायरेक्शन के बाद अगर एओ ने ऑर्डर पास कर दिया है, तो फिर उसके अगेंस्ट आप DRC में नहीं जा सकते। तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में कहाँ जाओगे, उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जाओगे आप आईटेट के पास। उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है आप सिर्फ और सिर्फ आईटेट के पास जा सकते हो। ये अपन ने 144C में भी देखा था। ये बात आपको समझ में आ गई? आगे बढ़े अपन। अब देखो क्या दे रखा है, ये तो हो गया स्पेसिफाइड ऑर्डर। अच्छा, इन एक और कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, प्लस क्या है कंडीशन, एग्रीगेट वेरिएशंस जो है अप टू 10 लाख तक के हैं, मतलब छोटे मोटे केसेस जो है DRC के पास जाएंगे। तो एग्रीगेट सम ऑफ वेरिएशंस कितने हैं, 10 लाख तक के हैं। और जो आपने रिटर्न ऑफ इनकम भरी है, उसके अंदर टोटल इनकम 50 लाख तक की है।
इसके अंदर टोटल इनकम क्या है 50 लाख तक की है। तो रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड बाय द एसएससी फॉर द असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू सच ऑर्डर। बेसिकली जिस प्रीवियस ईयर के अगेंस्ट में क्या हो रहा है, ऑर्डर पास हुआ है, उसके आपने रिटर्न ऑफ इनकम भरी थी, एंड उस रिटर्न ऑफ इनकम में आपकी टोटल इनकम कितनी आ रही थी, अप टू 50 लाख आ रही थी। तो अगर आप ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तभी जो है आप क्या कर सकते हो, डीआरसी के पास जा सकते हो। तो छोटे मोटे केसेस ही जाएंगे जहां पर एग्रीगेट वेरिएशन 10 लाख तक है एंड टोटल इनकम अप टू 50 लाख तक है। एंड ऑर्डर इन द केस ऑफ एसएससी, जो ऑर्डर पास हुआ है, जो ऑर्डर आपके अगेंस्ट पास हुआ है, वो सर्च की बेसिस पे नहीं था। मतलब सर्च इनिशिएट हुई थी 132 में, सर्च इनिशिएट हुई 132 में, अपन ने सर्च देखा था ना, सर्च देखा था, सर्वे देखा था, रिक्वेशन देखा था। तो बेसिकली सर्च, सर्वे और रिक्वेशन के बेसिस पे, सर्च सर्वे रिक्वेशन के बेसिस पे एओ को क्या मिला, कुछ इनकम मिली, फिर उसने क्या करा, असेसमेंट ऑर्डर पास करा। तो उस वो जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप जो है डीआरसी में नहीं जा सकते। मतलब क्या है कि भाई ऑर्डर इन द केस ऑफ एसएससी इज नॉट बेस्ड ऑन, सर्च पे बेस नहीं होना चाहिए, रिक्वेशन पे बेस नहीं होना चाहिए, सर्वे पे बेस नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि सर्च में क्या हो सकता है, सर्वे में क्या हो सकता है कि सर्वे के दौरान एओ को कुछ चीज़ पता चली, सर्वे के दौरान क्या पता चला, एओ को जो है कुछ चीज़ पता चली, एओ ने क्या करा, उसके बेसिस पे जो है आपका असेसमेंट कर दिया और आपकी जो है इनकम इंक्रीज कर दी। तो अगर ऐसा केस है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप जो है डीआरसी में नहीं जा सकते। इसी तरह से ऑर्डर इज नॉट बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर द अग्रीमेंट रिफर टू इन सेक्शन 90 एंड 98। तो मैंने आपको ये बताया कि दोनों सेक्शन अपन जो है इंटरनेशनल टैक्स में करेंगे। बात समझ आ गई? तो अब आपको एक चीज तो क्लियर हो गई कि भाई कौन कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट जो है आप क्या कर सकते हो, डीआरसी में जा सकते हो, कौन कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट जो है आप डीआरसी में जा सकते हो। अब सुनो, जो बंदा डीआरसी में जाना चाहता है, जो बंदा डीआरसी में जा क्या करना चाहता है, ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहता है, डीआरसी के पास जाना चाहता है, वो क्या नहीं होना चाहिए, उसको ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कौन कौन सी कंडीशन है? ही शुड नॉट बी अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम प्रोसिक्यूशन हैज बीन इनिशिएटेड एंड ही हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस। प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या है? प्रोसिक्यूशन का मतलब है जेल। तो आप ऐसे पर्सन होने चाहिए जिसको जेल नहीं हुई है। इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम प्रोसिक्यूशन हैज बीन इनिशिएटेड, ही शुड नॉट बी अ पर्सन। आप जो है ऐसे पर्सन नहीं होने चाहिए जिसको जो है जेल हुई है अंडर द वेरियस एक्ट। कौन कौन से एक्ट हैं? आईपीसी एक्ट हो गया, अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट हो गया, एनडीपीएस एक्ट हो गया, प्रिवेंशन ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट हो गया, करप्शन एक्ट हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया। फिर देखो क्या रखा है, ही शुड नॉट बी अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम डिटेंशन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर कोफेपोसा। तो कोफेपोसा करके भी जो है एक एक्ट है, अपने काम का नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, he should not be a person in respect of whom prosecution has been initiated by the income tax department under this act। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी, मतलब जो इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी आपको जो है प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ है, मतलब आपको जेल नहीं हुई है। अच्छा, he should not be a person in respect of whom या who is notified अंडर सेक्शन 3 ऑफ द स्पेशल कोर्ट एक्ट। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं आपको बता रहा था कि भी ही शुड नॉट बी अ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम या हु इज नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द स्पेशल कोर्ट एक्ट। क्या चाहिए? स्पेशल कोर्ट एक्ट जो है आप कंपनीज एक्ट में पढ़ते हो, कंपनीज लॉ में पढ़ते हो, तो ये अपने काम का नहीं अगेन। अच्छा, he should not be a person in respect of whom proceedings has been initiated under the black money act। ब्लैक मनी एक्ट अपन जो है अपने सिलेबस में है, ब्लैक मनी एक्ट पढ़ेंगे। तो ब्लैक मनी एक्ट में आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हुई है। इन रिस्पेक्ट ऑफ whom proceeding has been initiated under the black money act for the relevant year for which the resolution of dispute is sought। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो अगर आपको जो है डीआरसी में जाना है, तो आपको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कंडीशंस क्या है? सबसे पहले तो आपका जो स्पेसिफाइड ऑर्डर है, वो ये वाली कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए। फिर अगर आप क्या हो, स्पेसिफाइड पर्सन होने चाहिए। उसका मतलब ये है कि भाई आपको जो है इन सारी चीज़ों में फॉल नहीं करना है, शुड नॉट बी अ पर्सन। तो अगर आप ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो आप कहाँ जा सकते हो? डीआरसी में जा सकते हो। अब सुनो, अगर आप डीआरसी में एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हो तो आपको जो है 1000 रुपये की फीस लगेगी। टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन, कब तक आपको जो है डीआरसी में एप्लीकेशन फाइल करनी है? विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीव ऑफ द स्पेसिफाइड ऑर्डर। तो जब भी आपको स्पेसिफाइड ऑर्डर मिल जाता है उसके विद इन 1 मंथ में, क्या करोगे? उसके विद इन 1 मंथ में एप्लीकेशन फाइल करोगे। अच्छा, आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी, डीआरसी क्या करेगा? अपना ऑर्डर पास करेगा विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द एप्लीकेशन इज एडमिटेड। अच्छा, डीआरसी ने अगर ऑर्डर पास कर दिया, अगर ऑर्डर पास कर दिया तो आप जो है किसी भी तरह का अपील या फिर किसी तरह का रिवीजन नहीं करवा सकते। तो नो अपील और रिवीजन विल लाई अगेंस्ट द ऑर्डर मॉडिफाइड बाय द डीआरसी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर एक बार डीआरसी ने क्या करा, जो है ऑर्डर पास कर दिया तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप जो है अपील नहीं कर सकते, रिवीजन में नहीं जा सकते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा सुनो, डीआरसी ने क्या करा? डीआरसी ने जो है अपना ऑर्डर पास कर दिया। ऑर्डर पास कर दिया। एओ क्या करेगा? एओ जो है डीआरपी के, ये सॉरी डीआरसी नॉट डीआरपी, एओ जो है डीआरसी के ऑर्डर के बेसिस पे, अपना ऑर्डर मॉडिफाई कर देगा या फिर अपना ऑर्डर पास कर देगा। तो एओ शेल पास द ऑर्डर इन कंफर्मिटी विद द ऑर्डर ऑफ डीआरसी विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर इज रिसीव। तो सीधी सी बात है कि भाई एसएससी ने क्या करा? फॉर एग्जाम्पल एसएससी ने जो है इंटीमेशन के अगेंस्ट इसको दे दी, इंटीमेशन के अगेंस्ट जो है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या करा? प्रेफर करा डीआरसी के पास। डीआरसी ने क्या करा? डीआरसी ने जो है अपना ऑर्डर पास करा। तो डीआरसी के ऑर्डर के बेसिस पे एओ क्या करेगा? एओ जो है बेसिकली इस इंटीमेशन को मॉडिफाई कर देगा। अच्छा, एओ को कब तक मॉडिफाई करना है? विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द ऑर्डर इज रिसीव। तो ये वाली कहानी आपको पूरी समझ में आ गई। अब देखो क्या दे रखा है, डिस्प्यूट डीआरसी वुड रिजॉल्व डिस्प्यूट। डीआरसी क्या करेगा? डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगा इन द केस ऑफ पर्सन
जो क्या करना चाहता है, जो है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को ऑप्ट करना चाहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम एनी वेरिएशन इन द स्पेसिफाइड ऑर्डर। स्पेसिफाइड ऑर्डर क्या होता है वो मैंने अपन देख लिया। अच्छा, इन हिज केस एंड हु फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशंस, हु फुलफिल्स द स्पेसिफाइड कंडीशंस। अपन ने जो स्पेसिफाइड कंडीशंस भी देख ली, नीचे देखो ये रहेगा स्पेसिफाइड कंडीशंस। कितनी कहानी आपको पूरी समझ में आ गई। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं, अब जो है अपन आगे बढ़ते हैं। विद इन 30 डेज ऑफ द रिसिट ऑफ कम्युनिकेशन दैट द एप्लीकेशन इज एडमिटेड। एसएससी ने क्या करा, एसएससी ने जो है बेसिकली डीआरसी को एप्लीकेशन दी। एसएससी ने जो है डीआरसी को क्या करी, एप्लीकेशन दी। डीआरसी एसएससी को क्या बोलेगा, डीआरसी जो है एसएससी को बोलेगा कि हमने तुम्हारी क्या करी है, हमने तुम्हारी एप्लीकेशन को एडमिट कर लिया है। क्या कर लिया है, एडमिट कर लिया है। तो उसके विद इन 30 डेज में, उसके विद इन 30 डेज में एसएससी की क्या जिम्मेदारी बनती है, तो देखो क्या दे रखा है, उसके विद इन 30 डेज में एसएससी इज रिक्वायर्ड, एसएससी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ प्रूफ ऑफ विड्रॉल ऑफ अपील फाइल टू सीआईटी अपील्स। तो अगर एसएससी ने जो है सीआईटी अपील्स को अपील फाइल कर रखी थी तो अपन क्या करेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। या फिर विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन बिफोर डीआरपी 144C में अगर एसएससी ने क्या करा था, डीआरपी को एप्लीकेशन फाइल कर दी तो वो क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा इफ एनी टू द डीआरसी। की बात समझ में आ गई। तो विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज एसएससी की जिम्मेदारी बनती है कि वो क्या करेगा, अगर उसने अपील फाइल कर रखी थी तो उसको विड्रॉ करेगा। अगर डीआरपी के सामने कोई एप्लीकेशन फाइल कर रखी थी किसी ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो क्या करेगा, उसको विड्रॉ कर लेगा इफ एनी टू द डीआरपी और कन्वे दैट देयर इज नो अफोर्सेड प्रोसीडिंग पेंडिंग इन दिस केस। या फिर डीआरसी को बता देगा कि भाई देखो मैंने कोई अपील फाइल नहीं कर रखी थी, आप जो है अपना काम आगे चालू कर दो। बात समझ में आ गई। तो बेसिकली विद इन 30 डेज एसएससी की जिम्मेदारी बनती है कि या तो आपने अपील फाइल करी थी तो उसको विड्रॉ करके जो है क्या करो, डीआरसी को इंटीमेट कर दो। या फिर डीआरसी को आप ये बता देना कि भाई देखो मैंने कोई अपील फाइल नहीं कर रखी थी, आप बिंदास जो है अपना काम करते रहो। अगर एसएससी ने ऐसा नहीं करा, अगर एसएससी ने ऐसा नहीं करा तो डीआरसी क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। अब सुनो, आपकी जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स है ना, वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। आपकी जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी अगर आपने जो है क्या करा, कोऑपरेट नहीं करा। एसएससी फेल्स टू कोऑपरेट, एसएससी फेल्स टू कोऑपरेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डीआरपी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स। अच्छा, एसएससी फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू और सबमिट एनी इन्फॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस इशू टू हिम। एसएससी ने क्या करा, किसी नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया। अच्छा, कमेटी को लगता है कि भाई एसएससी ने क्या करा है, कोई मटेरियल फैक्ट छुपा के रखा था। कमेटी को लगता है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी को लगता है कि भाई एसएससी हैज कंसील्ड, छुपा के रखा था एनी मटेरियल टू द प्रोसीडिंग्स और एट गिवन फॉल्स एविडेंस। तो अगर कमेटी को लगता है कि भाई एसएससी ने कोई चीज छुपा के रखी थी या फिर आपको क्या करा है, फॉल्स एविडेंस दे दिया है, किसको, एसएससी ने जो है डीआरसी को फॉल्स एविडेंस दे दिया है, बेसिकली जो प्रोसीडिंग्स है वो क्या कर दी जाएगी, टर्मिनेट कर दी जाएगी। या फिर एसएससी ने जो है बेसिकली डिमांड नोटिस का पेमेंट नहीं करा, तो बेसिकली डीआरसी ने बोला होगा, डीआरसी ने एसएससी को ये बोला होगा कि देख इतना तुझे डिमांड पे करना है। एओ ने क्या करा होगा, एओ ने जो है ऑर्डर मॉडिफाई कर दिया होगा। अब जो एसएससी है, एसएससी जो है ये डिमांड पे नहीं करता है, तो उस केस में क्या होगा, आपकी जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। अब सुनना एक और चीज, पावर टू रिड्यूस और वेव एनी पेनल्टी इम्पोजेबल अंडर दिस एक्ट। जो डीआरसी है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी है, वो क्या करेगा, वो किसी भी तरह की पेनल्टी को, किसी भी तरह की पेनल्टी को रिड्यूस कर सकता है या फिर माफ कर सकता है, या फिर आपको जो है इम्यूनिटी दे देगा फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, जेल जाने से आपको रोक देगा। तो पावर टू रिड्यूस और वेव एनी पेनल्टी इम्पोजेबल अंडर दिस एक्ट और ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजन इन राइटिंग। तो डीआरसी चाहे तो किसी भी तरह की पेनल्टी को क्या कर सकता है, किसी भी तरह की पेनल्टी को माफ कर सकता है, वेव ऑफ कर सकता है, या फिर आपको क्या करेगा, इम्यूनिटी दे देगा फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, मतलब आपको जो है जेल भेजने से रोक सकता है। कंडीशंस क्या है, कंडीशंस ये है कि भाई एसएससी बेचारे ने जो है पूरा पूरा टैक्स पे कर दिया था और क्या करा था, डीआरसी प्रोसीडिंग्स में कोऑपरेट करा था। एसएससी ने क्या करा था, पूरा पूरा टैक्स पे कर दिया था, प्लस उसने कोऑपरेट करा था डीआरसी प्रोसीडिंग्स में। अब देखो क्या दे रखा है, नो इम्यूनिटी, आपको जो है प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी नहीं दी जाएगी। तो हमने कहा कि भाई आपको पेनल्टी पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी मिल जाएगी, लेकिन इन लोगों ने कहा कि भाई पेनल्टी की तो आपको जो है क्या मिल जाएगी, इम्यूनेशन दे दी जाएगी, पेनल्टी जो है वो माफ कर दी जाएगी या फिर वेव ऑफ कर दी जाएगी, लेकिन प्रोसिक्यूशन से आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। नो इम्यूनिटी अगर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट हो चुकी थी बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ डीआरसी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इन लोगों ने कहा कि भाई ये जो आपका प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स है ये आपकी माफ नहीं करी जाएगी अगर ये इनिशिएट हो चुकी थी बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ डीआरसी, तो उस केस में माफ नहीं करी जाएगी। अच्छा, अगर हमने आपको जो है इम्यूनिटी दी है, डीआरसी ने क्या करा, आपको जो है पेनल्टी या फिर प्रोसिक्यूशन से इम्यूनिटी दे दी, लेकिन डीआरसी क्या कर सकती है, उसको विड्रॉ कर सकती है। तो इम्यूनिटी जो गिवन है, इम्यूनिटी जो पर्सन को दी गई है वो विड्रॉ हो जाएगी, वो विड्रॉ हो जाएगी अगर पर्सन फील्स टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द इम्यूनिटी वाज ग्रांटेड। तो अगर किसी पर्सन ने कोई कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा, अगर किसी पर्सन ने कोई कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा, अगर किसी पर्सन ने कोई कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करा जो जिसके तहत हमने क्या करा था, उसको इम्यूनिटी दी थी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इम्यूनिटी को विड्रॉ कर लेंगे। तो इम्यूनिटी विड्रॉ कर ली जाएगी अगर पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द इम्यूनिटी वाज ग्रांटेड। बात समझ में आ गई आपको। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है ना। इसका जनरली कभी कभार एक क्वेश्चन बना देता है और एक क्वेश्चन बन जाता है तो आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, आपको क्वेश्चन बैंक से इसके क्वेश्चन भी करा देता हूँ, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। व्हाट इज द नीड फॉर कंस्टिट्यूशन ऑफ डीआरसी, भाई डीआरसी की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि छोटे मोटे टैक्स पेयर्स के केस में जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है वो जल्दी हो जाए। अब देखो क्या दे रखा है,
क्या एसएससी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है डीआरसी को अगेंस्ट एन ऑर्डर विच इज बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन रिसीव अंडर अग्रीमेंट रिफर टू 1998? तो अगर अगर किसी ऑर्डर कोई ऑर्डर पास हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो हमने रिसीव करी थी अंडर सेक्शन 90 एंड 90 ए, तो क्या उस ऑर्डर के अगेंस्ट डीआरसी के पास जो है अपन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? नहीं। तो ऑर्डर इन द केस ऑफ एसएससी इज नॉट बेस्ड ऑन, बेसिकली इस आंसर का सॉल्यूशन क्या होगा कि भाई ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है विच इज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर सेक्शन 90 90 है, इसके अगेंस्ट में जो है आप डीआरसी पे एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2, कैन द एसएससी ऑप्ट फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिफोर डीआरसी अगर प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी हैज बीन इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम? क्या कोई बंदा जिसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो चुकी है, जिसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो चुकी है एंड ही हैज बीन कन्विक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम, क्या कोई पर्सन जिसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन आईपीसी के अंदर इनिशिएट हो गई थी और उन्होंने कन्विक्ट भी हो गया है, तो क्या वो बंदा डीआरसी के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? क्या नहीं फाइल कर सकता। तो कोई नॉर्मल प्रोविजन समझा के आप बताओगे भाई आप जो है एप्लीकेशन फाइल नहीं कर। थर्ड क्वेश्चन देखना क्या दे रखा है। मिस्टर विजय फर्निश इज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। प्रीवियस ईयर क्या है मेरा असेसमेंट ईयर है 23-24, मेरा प्रीवियस ईयर क्या हो गया? मेरा प्रीवियस ईयर हो गया 22-23। तो मिस्टर विजय ने क्या करा, अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करी प्रीवियस ईयर 22-23 की, अपनी टोटल इनकम कितनी दिखाई? अपनी इनकम दिखाई 28 लाख की। अच्छा, डीआरसी में एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक होनी चाहिए, तो देखो ये नहीं ना, डीआरसी में एप्लीकेशन फाइल करने के लिए आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक होनी चाहिए और आपकी जो वेरिएशन है वो 10 लाख तक होनी चाहिए। अच्छा देखो क्या दे रखा है 143 सबसेक्शन 3 के अंदर क्या हुआ, एओ ने क्या करा, इसका रेगुलर असेसमेंट करा और ये कहा कि भाई आपकी जो टोटल इनकम है वो 5 लाख से बढ़नी चाहिए। तो 143 सबसेक्शन 3 का जो ऑर्डर पास हुआ, 143 सबसेक्शन 3 का ऑर्डर पास हुआ 26 ऑफ नवंबर 2024 और जो असेसिंग ऑफिसर है वो ये कहता है कि भाई आपकी इनकम 28 लाख में 5 लाख बढ़ जानी चाहिए, आपकी जो है इनकम 5 लाख से बढ़ जानी चाहिए, मतलब अप टू 10 लाख तक है ना, अप टू 10 लाख तक है, देखो ये रहा अप टू 10 लाख तक है। आगे देखो क्या दे रखा है, ही इज अग्रीड बाय द सेट ऑर्डर, मतलब ये जो है बेसिकली सहमत नहीं है इस ऑर्डर से, एंड इज डिजायरस ऑफ नोइंग वेदर ही कैन फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर डीआरसी। क्या अपन क्या कर सकते हैं, डीआरसी के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। ही informs you that no order of detention has been made and no prosecution proceedings has been initiated or instituted against him under any law for the time being in force। तो ये लोग ये कहना चाह रहा है कि भाई इसके अगेंस्ट किसी भी तरह का प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं हुआ था, इस तरह का कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं हुआ था। तो अपन ने देखा ना कि भाई शुड नॉट बी अ पर्सन जिसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ है, नॉट बी अ पर्सन जिसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ है। क्वेश्चन में साफ साफ बता दिया कि भाई इसके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट नहीं हुआ है, मतलब ये एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अच्छा लेकिन 271 डी के अंदर इस पे जो है पेनल्टी लग गई है, तो सीधी सी बात है अपन ने बात करी है प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए, किसी तरह का प्रोसिक्यूशन नहीं लगना चाहिए इस पे, कोई किसी तरह की पेनल्टी लगी है तो चल जाएगी। अब क्वेश्चन पढ़ दो क्या दे रखा है, कैन द मिस्टर विजय फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर डीआरसी? हम कहेंगे बिल्कुल आप फाइल कर सकते हो। अच्छा अगर हाँ तो व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन टू डीआरसी अगेंस्ट सच ऑर्डर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961? तो टाइम लिमिट क्या है, देखो अपने टाइम लिमिट भी पड़ी थी, अगर आपको दिखाएं तो टाइम लिमिट ये रही, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीट ऑफ द स्पेसिफाइड ऑर्डर। अच्छा मुझे ऑर्डर कब मिल गया है, तो देखो अगर आप देखोगे 26/11/2024 को जो है ऑर्डर पास हुआ, तो इसके विदिन 30 डेज में क्या करूंगा, इसके विदिन 30 डेज में जो है बेसिकली मैं एप्लीकेशन फाइल कर दूंगा। अच्छा देखो क्या दे रखा है, ही इज ऑल्सो कीन टू नो वेदर इन केस ही इज अग्रीड बाय द ऑर्डर पास बाय द डीआरसी। तो क्या डीआरसी के ऑर्डर पे आप जो है अब कोई अपील या रिवीजन फाइल कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो क्या अपन को अपील फाइल कर सकते हैं? अपन अपील फाइल भी नहीं कर सकते। देखो सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग इन द प्रेजेंट केस मिस्टर विजय कैन फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर डीआरसी, क्योंकि असेसमेंट ऑर्डर रिसीव्ड ऑन 26/11/2024 क्या है, एक स्पेसिफाइड ऑर्डर है, एंड ही सेटिस्फाइड द स्पेसिफाइड कंडीशंस ऑन अकाउंट ऑफ नो ऑर्डर ऑफ डिटेंशन बीइंग मेड एंड नो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स बी इनिशिएटेड और इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम। किसी तरह की कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स के अगेंस्ट इनिशिएशन नहीं है। अच्छा हमने ये कहा था कि भाई आपके अगेंस्ट जो है प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए, आपके अगेंस्ट जो है प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड है तो आप डीआरसी में एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। इधर कोई पेनल्टी की बात दे रखी है क्या, किसी तरह की कोई पेनल्टी की बात दे रखी है क्या? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई अगर मुझ पर कोई पेनल्टी लगी है तो भी मैं क्या कर सकता हूँ, डीआरसी में एप्लीकेशन फाइल कर सकता हूँ। कब फाइल नहीं कर सकता, अगर मुझे जो है प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स क्या हुई है, इंस्टीट्यूट हुई है। तो इन लोगों ने यही कहा कि भाई आपके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड नहीं थी, देयरफॉर जो है आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अच्छा आप पे क्या था, आप पे पेनल्टी लगी हुई थी, तो पेनल्टी की कंडीशन देनी रखी है डीआरसी में, तो अब भले ही आप पे पेनल्टी लगी थी फिर भी आप क्या कर सकते हो, फिर भी जो है बेसिकली आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। और एप्लीकेशन कब करनी है, देखो ये रहा विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द स्पेसिफाइड ऑर्डर, अपने देखा था ये रहा विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ स्पेसिफाइड ऑर्डर आप जो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। अच्छा फिर उसके बाद अपन अपील फाइल नहीं कर सकते, अगर डीआरसी ने एक बार ऑर्डर दे दिया तो अपन अपील फाइल नहीं कर सकते। आगे देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन मुझे क्या बता रखा है नेक्स्ट मुझे बोल रहा है कि भाई क्या आपका आंसर जो है डिफरेंट होता अगर असेसमेंट ऑर्डर इज बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर डीटीडब्ल्यू। तो बेसिकली ये डीटीडब्ल्यू जो है ना, डीटीडब्ल्यू सेक्शन 90 में आता है, डीटीडब्ल्यू सेक्शन 90 में आता है, जो अपन बेसिकली इंटरनेशनल टैक्सेशन में समझेंगे।
तो अगर ये कह रहा है कि भाई अगर असेसमेंट ऑर्डर था विच इज़ बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर सेक्शन 90, तो क्या आप जो है डीआरसी में जा सकते हो? अपन डीआरसी में नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने साफ साफ बताया था, देखो ये रहा, मैंने आपको जो है साफ साफ बताया था कि भाई आपका जो ऑर्डर है, ये रहा, जो ऑर्डर है इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर द एग्रीमेंट रिफर टू इन सेक्शन 90 एंड 90A। तो डीटीडब्ल्यू सेक्शन 90 में आता है, देयरफॉर आप जो है डीआरसी में एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। तो हमने वही चीज़ इधर बतानी है, आंसर में देखोगे तो वही चीज़ दे रखी है कि भाई अगर असेसमेंट ऑर्डर इज बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर डीटीडब्ल्यू, वो बेसिकली स्पेसिफाइड ऑर्डर नहीं होगा, देयरफॉर जो है आप एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, ही विल नॉट बी एलिजिबल टू मेक द एप्लीकेशन। तो डीआरसी वाला कंसेप्ट अपना पूरा हो गया, डीआरसी वाला अपना कंसेप्ट पूरा हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे।